हेलो एवरीवन। तो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, सारी चीज़ों का प्रॉपर चल रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है ना ऑप्टिक्स वाले पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का हम लोगों ने अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और वेव ऑप्टिक्स का ये एक लेक्चर है। इसमें देखो मैंने जो पीपीटी है आपको जो प्रेजेंट करूँगा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने थ्योरी के शॉर्ट नोट्स, और वो शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बिलीव इट। एनसीईआरटी को मैंने ध्यान में रख करके वहाँ से कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट थे निकाल करके, प्लस इसके अलावा जो हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने असेंबल करके पीपीटी तैयार की है स्टार्टिंग में, जिसको कि पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और आपने क्लासरूम में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो मैं बैठ करके उसको पूरा डिटेल यहाँ पर समझाऊँगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि उसका एक आउटलाइन में दे दूँगा, उसको आप रिवाइज खुद करेंगे और उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं, उठाए हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं और कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आता है उसके क्वेश्चन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने ज़्यादा नहीं 18-20 क्वेश्चन का एक बनाया है। एक आइडिया लग जाएगा हाउ टू सॉल्व द वेव ऑप्टिक्स, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, एंड मोर और लेस हमको ये भी पता चले कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, बट एट द टाइम हमको क्वेश्चन नहीं मिलते उस पार्ट से। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता रहता है कि किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो एक आउटलाइन मोटी मोटी मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टार्टिंग का थ्योरी पार्ट है जिसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये आपने ऑलरेडी क्लासरूम से पढ़ा हुआ है। एक रिवीजन आपको इसमें से करना है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसके बाद आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जहां पर क्वेश्चन बनने के चांस है या जिस चीज को हमें ध्यान रखना है वो मैंने बोल्ड कर रखी है। जैसे यहां पर एक लाइन देखिए, द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट predominates at low frequencies while corpuscle properties predominate at higher frequencies। याद रहेगा। तो यहां पर एक मैंने लाइन लिखी है और ये लाइन आप भी समझ रहे होंगे, आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, कि लो फ्रीक्वेंसीज पर जो होगा वो आपकी वेव प्रॉपर्टीज प्रीडोमिनेट करेगी और हाई फ्रीक्वेंसीज पर कॉर्पसल यानी कि पार्टिकल प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। ठीक है ना। तो ये जितने भी आप नोट्स देखोगे, अंदर शीट देखोगे, इसमें आपको बोल्ड लाइंस मिलेंगी और वो बोल्ड लाइन वो हैं जो आपको नई होंगी या वो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, यहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ये डेफिनेशन सबको पता है कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तो सुपरपोजिशन होगा और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद रहेगा, कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम हो जाती है, नई कहीं पर एनर्जी ना जाती है ना आती है, एनर्जी कंजर्व रहती है पूरे प्रोसेस में, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दो टाइप होते हैं, क्लियर है कि नहीं। और एम्पलीट्यूड का वही फॉर्मूला निकल के आता है जो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव है, मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव है। एवरीवन नोज, आपको थ्योरी पता होती है। आपके साथ दिक्कत क्या है ना, कॉन्फिडेंस कम होने की दिक्कत है, लो कॉन्फिडेंस। जैसे नहीं, लोगों के ब्लड शुगर कम हो जाता है, फिर वो टैबलेट खाते हैं या शुगर का कोई पार्ट लेते हैं, तो कोई चीज़ कम हो जाती है, उसका इलाज करना होता है, नए सिरे से कुछ नहीं करना होता है। आपके अंदर एक कमी होती है, पढ़ा है बट यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, उसको डालना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नए बाबा के पास जाकर के उनका वीडियो देखने लग जाओ। ये जो आप लोगों की आदत है ना बाबाओं के चक्कर लगाना, आप ऑनलाइन लगाते हो, कुछ लोग ऑफलाइन जाकर के पर्चियां कटवाते हैं, बस इतना ही फर्क है। यू एंड दोज पीपल आर सिमिलर, कुछ नहीं, आपको सब आता है, एवरीथिंग यू नो। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं आपसे पूछी जाएगी जो आपको नहीं पता होती है। बाद में आप जब बैठते हो तो आपको पता होता है कि नहीं यार ये आता था मुझे, कहीं ना कहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं की या मुझे उतना रिकॉल नहीं कर पाया। और क्यों नहीं रिकॉल कर पाया वो भी आप जानते हैं, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इसलिए बेटर ये कि थ्योरी पे बहुत ज़्यादा वो मत करिए, रैंडमली रिवाइज करते रहिए, जल्दी जल्दी हर 2 दिन 3 दिन में बैठ गए 3-4 चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर ली। ठीक है ना। मेन फोकस करिए न्यूमेरिकल्स पर। ओके, तो ये देखिए, अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एवरी एक चीज देखिए, ये लिखी हुई है कि अगर आपको इंटरफेरेंस कराना है तो सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं। कोहेरेंट सोर्स जो आपके हैं
वो बनाए जाते हैं, एक सोर्स से बनते हैं, 2 3 नए नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, 2 अलग से सोर्स नहीं आपको मिलेंगे कोहेरेंट, आपको एक ही सोर्स से बनाने पड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, मैंने बोला ना बनाए जाते हैं, तो 2 तरीके से बनते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या क्या आप डिवाइड करके बनाओगे भाई, 1 से 2 बनाओगे ना तो डिवाइड करते हैं, याद रहेगा। बनते हैं ना, जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, आप जानते हो, तो डिवाइड होते हैं, जब डिवाइड होता है तब बनता है कोहेरेंट सोर्स। तो एम्पलीट्यूड या तो डिवाइड करोगे या वेवफ्रंट करोगे। अब कौन कौन सी चीज कहां से बनी है देखो जरा ध्यान से। यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहां से आता है? डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से आता है। क्लियर है? न्यूटन रिंग्स कहां से आती हैं? बोलो, ये आती हैं डिवीजन ऑफ किससे? एम्पलीट्यूड। थिन फिल्म आपके सिलेबस में 2 ही हैं, है ना? कौन कौन से? एक आपका यंग्स डबल स्लिट है और एक आपका थिन फिल्म है, और है ही नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया इन्होंने काम किया। एक एग्जाम्पल उठा लिया डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का और एक एग्जाम्पल उठा लिया डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का, याद रहेगा। तो 2 मेथड से आप क्या कर सकते हो? कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्स होते नहीं है, बनाए जाते हैं सिंगल सोर्स से। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपने ऑलरेडी रट रखे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, सारे फॉर्मूले लिखे हैं। एज सच आपको याद कर लेने हैं, आपको याद भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। फॉर्मूले खासकर इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो। जब दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर और 5/2, ये जो 4I0 होता है इसको कहते हैं I मैक्सिमम, ये होता है cos स्क्वायर और 5/2 होता है। तो I का क्या फॉर्मूला है? I मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2 होता है। क्लियर है? ये मैक्सिमम है। अब 4I0 जो मैंने लिखा है, बहुत बार मैंने देखा है वो I0 मैक्सिमम को ही लिख देता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें I1 I2 जो लिया है ना, वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी को लिया है, A1 A2 जो लिया है इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड लिया है, उसी को A0 मान लिया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है फिर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले फॉर्मूले हैं, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के हैं। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, लैम्डा d/d होता है। d आपको पता है स्क्रीन की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है, ये आपकी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है। और d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये आपकी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। ओके, ये आपकी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, यू ऑल नो। एक जरूर बात याद रखिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, उस सारे के सारे फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं? जब d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तब ये फॉर्मूले आपके अप्लाई होते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका इंटरफेरेंस की सारी बातें हो गई। इसके बाद आइए नेक्स्ट, इसमें आता है डिफ्रैक्शन। ये आपका इसमें जो है अभी ये मैं आपको एक मजेदार बात बताना भूल गया। ये जो हमारे आपकी थ्योरी की शीट है, इसमें एक चीज मैंने और की है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिख दिया है। कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिख दिया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और गारंटी मानिए कि एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फंस जाएंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट करके लिखा है, एंड दीज आर द क्वेश्चंस। क्या क्या होता है, जैसे व्हाइट लाइट का यूज कर लेंगे तो क्या होगा? सेंटर पे आपको व्हाइट मिलेगा, बाकी कलर्ड मैक्सिमम मिलेंगे। इसी तरीके से स्लिट अगर आप है उसके सामने स्लैब लगा देंगे तो क्या होगा, या पूरे सेटअप को लिक्विड के अंदर डिप कर देंगे तो फ्रिंज पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरीथिंग। फ्रिंज की शेप क्या होती है, फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है, एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है ना। और रीड करोगे तो सब समझ में आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं ये। ओके, उसके बाद देखो कलर ऑफ थिन फिल्म है, थिन फिल्म कलर है, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम्पलर का, इसमें बना हुआ है थिन फिल्म पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2 μt cos r होता है। अगर आपको मैक्सिमा लेना है तो मैक्सिमा में यहाँ पर ऑड मल्टीपल चलता है, मिनिमा में इवन मल्टीपल चलेगा या एन लैम्डा चलेगा। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन होता है थिन फिल्म में, वो मैं आपको डायग्राम अभी क्वेश्चन है वो कराऊंगा एग्जैक्टली, ठीक है।
क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बदल जाता है। तो ये सारी बातें थ्योरी के पॉइंट्स में लिखी हैं, तो इनको आपको अपने हिसाब से रिवाइज कर लेना है, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अब आइए, अब हम लोग ये इसके बाद डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले हैं, अब हम लोग पहुंचते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पर, कोई बीच की बातचीत नहीं, सिर्फ हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो देखा जाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंटरफेरेंस के, सेकंड नंबर पर आते हैं डिफ्रैक्शन के, और थर्ड नंबर पर आते हैं पोलराइजेशन के। लेकिन पिछले कुछ मैंने सालों से देखा है, 3-4 साल से, कि पोलराइजेशन के क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हम पोलराइजेशन को ज़्यादा कर लें, और पोलराइजेशन में भी एक लॉ है, आप सबको पता है, लॉ ऑफ मेलस, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, उसी पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, 2025 में भी क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ मेलस का, एक आध साल पहले भी आया था। तो इट मीन्स लॉ ऑफ मेलस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। अच्छा, इन YDSC है, शॉर्ट में हम YDSC बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। अब देख रहे हैं आप, क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आप वहां पर, तो साथ साथ लिखते जाएंगे कि क्या दिया गया है, अलग से नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में मार्क करते जाएंगे कि व्हाट इज गिवन, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। वैसे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल गए इस साल, हर साल मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है इतनी λ1 12,000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरी आपको λ2 दी है 10,000 एंगस्ट्रॉम। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। अब ये देखो, स्क्रीन की डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, कैपिटल D हुआ कि नहीं, फ्रॉम द स्लिट अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड्स विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, एक की ब्राइट फ्रिंज दूसरे की ब्राइट फ्रिंज से कब कोइंसाइड करेगी। बहुत इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहली बात तो ब्राइट के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, y = n λ/d होता है। अब कोइंसाइड कराना है, कितनी डिस्टेंस पर कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब y सेम होना चाहिए, y1 और y2 इक्वल होना चाहिए। अब कॉमन सी बात है, कैपिटल D स्मॉल d तो कैंसिल हो ही जाएंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, n1 λ1 = n2 क्या होगा, λ2, n1 λ1 = n2 λ2 होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ पे सबसे पहले काम करो, ये n1 λ1 रख दो बच्चों 12,000, ये रख दो n2 और λ2 रख दो 10,000, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा देखो 6 और ये आ जाएगा 5, तो ये n1/n2 = 5/6। इट मीन्स पहले वाली वेवलेंथ के लिए जो नंबर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है फ्रिंज का, वो 5 आ रहा है, दूसरे वाले के लिए जो ऑर्डर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो यहाँ पर करोगे क्या, y की जब वैल्यू निकालोगे, अगर आप पहली वेवलेंथ का यूज करोगे तो 5 लिख देना, ये आएगा 5 × 12,000 एंगस्ट्रॉम -10 इंटू डी कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है 2 मिलीमीटर 10⁻³ आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया। क्लियर है। यहाँ पर क्या मिला y = 12 5 जा हो गया 60। क्लियर है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 60,000 10⁻10। अब कितने हो गए भाई 4 0 कैंसिल कर दो 6 × 10⁻6 मीटर। क्यों भाई 6 × 10⁻, यहाँ पर -6 12,000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका हो गया d2 मीटर हो गया। और ये आपकी जो स्लिट की डिस्टेंस है ये आपकी 2 मिलीमीटर है, दैट इज 2 मिलीमीटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका हो गया 5 × ये हो गया वेवलेंथ 12,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इंटू मीटर, और ये कितना हो गया बच्चों 2 मिलीमीटर, ये आपका हो गया d। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लो। 10⁻³ नीचे भी था बच्चा, 10⁻³ नीचे भी था, इसको किया तो -7 हो गया ना, और -7 के आगे 4 0 और कर दो तो -3, आंसर आ गया 6 मिलीमीटर। ओके, आंसर क्या आ गया 6 मिलीमीटर। जरा ढूंढा जाए, ये देखो आंसर हो गया। क्लियर है।
तो ऐसे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। तो सिंपल सी बात क्या है, क्या क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले आप नोट उसी में करते जाना बॉक्स, और ये डी लिख लिया, और बाकी आपको फिर ये कॉन्सेप्ट समझना है। कोइंसाइड करने का मतलब है डिस्टेंस बराबर होगी। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट, अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड at a large distance from the slit. If the speed of the electrons is increased, which of the following statements is correct? इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने बढ़ा दी, क्वेश्चन को मिलाया इन्होंने, कहां से मिलाया, इन्होंने जो है क्या किया, पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन नैरो स्लिट। अब इलेक्ट्रॉन से बीम किसकी ले ली, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि कैथोड रेज ले लिया, मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, यानी कि YDSC की बात कर रहा है, उसी टाइप का केस है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, आप बताओ। स्पीड बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है। क्या कम होती है, बोलो, वेवलेंथ कम होती है। अब अगर वेवलेंथ कम होती है तो डिफ्रैक्शन में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा अपॉन ए होता है, यानी कि लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू कम होती है। अब ऑप्शन पढ़ लो आप, पहला क्या कह रहा है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विड्थ जो है वो डिक्रीज करनी है, हालांकि सेंट्रल मैक्सिमा में 2 लगता है, ठीक है ना। अब अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो 2 लगेगा। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड। आंसर कौन सा है, सेकंड। पता पहले से था लेकिन हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पढ़ लेना चाहिए चारों ऑप्शन। बहुत बार क्या होता है ना, बेस्ट ऑप्शन कोई छिपा होता है, ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें 2 चीजें लिखी होती है, डिक्रीज भी लिखा है, साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसलिए सारे ऑप्शन जरूर पढ़ा करो। ये नहीं कि एक ऑप्शन मिल गया तो उसी को आंसर लगा दिया, नहीं, ऑलवेज रीड होल ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़िए, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है बहुत बार बेस्ट आंसर कोई और होता है, ठीक है। अगला देखिए, इन YDSC नीट 2013 कर्नाटका का है, इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड। किसको हमने बढ़ा दिया, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा जाता है, आप टाइम मत वेस्ट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सीधे करना शुरू कर दिया करिए। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ, स्लिट के बीच के सेपरेशन को आधा कर दिया। देन फ्रिंज विड्थ क्या होगा, अब आप मुझसे ज़्यादा समझदार उस मामले में, लैम्डा d/d लगा दो तो बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लैम्डा बीटा डैश ले लो, लैम्डा d की जगह हो गया 2d और ये हो गया d/2, 2 चला गया ऊपर तो 4 लैम्डा d/d, इट मीन्स ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ बीटा। तो क्या हो गया बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो फ्रिंज विड्थ हमारी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी कि नहीं, सीधा सीधा आंसर है, लेकिन सॉल्व करने के बाद फिर लगाइएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कभी कभी सरप्राइजिंग मिल जाते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है। एट द सेकंड मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द 2 एजेस ऑफ द स्लिट। बेसिक और बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने, कहा कि डिफ्रैक्शन में जो सेकंड मिनिमा बनता है, ठीक है, उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, फेज डिफरेंस, क्लियर है। तो जब आप मिनिमा डिफ्रैक्शन में जब आप मिनिमा करते हो तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या लेते हो, n लैम्डा लेते हो, है ना। मिनिमा के लिए जब पाथ डिफरेंस लेते हो तो n लैम्डा लेते हो, यानी कि जो पहला आपको मिलता है वो लैम्डा पे मिलता है, दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, 2 लैम्डा पे मिलेगा। पाथ डिफरेंस ही तो याद है ना, जल्दबाजी में वही याद आता है। तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा जो मिलता है वो n लैम्डा पे मिलता है। अच्छा, लैम्डा का मतलब क्या होता है बच्चों, लैम्डा का मतलब पूरा एक साइकिल हो गया। अगर पूरा एक साइकिल हो गया तो इसका फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई, इसका फेज डिफरेंस कितना हो गया 4 पाई, हो गया कि नहीं हो गया। भाई आप साइकिल देखो ना, लैम्डा मतलब पूरी एक वेव, और पूरी एक वेव का मतलब कितने का फेज डिफरेंस हो गया, बोलो कितने का फेज डिफरेंस हो गया है, 2 पाई का हो गया, और 2 पाई का डबल, क्योंकि अगले वाले में जा रहे हो ना। अगर कल को तुमको मान लो पूछा जाता कि सेकंड मिनिमा कहाँ बनेगा, डिस्टेंस बताओ, तो तुम फॉर्मूला क्या लगाते, y इक्वल्स टू तुम लगाते n लैम्डा d अपॉन a लगाते ना, और यहाँ n बराबर क्या रखते, 2 रखते कि नहीं रखते,
बोलो 2 ही तो रखते, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि पहला वाला जो मिनिमा आपको मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, वो 2 पाई पे मिलेगा। अगला वाला कब मिलेगा, आपको 4 पाई पे मिलेगा। और पहला मैक्सिमा कहां मिलता है, बोलो पहला मैक्सिमा कहां मिलता है, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलता है। याद रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑड मल्टीपल पे मिलेगा, लेकिन ऑड मल्टीपल में भी लैम्डा बाई 2 नहीं, अगला वाला मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगला देख, अ बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन। क्या क्या दिया बच्चों, ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ये आपको स्मॉल डी दे दिया, ये आपको कैपिटल डी दे दिया। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है, दोनों तरफ, पहला डार्क इधर, ब्राइट पूछा था, डार्क पूछा था, डार्क, एक डार्क इधर एक डार्क इधर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसा करो ना, इधर का फर्स्ट मिनिमा इधर का फर्स्ट मिनिमा, दोनों के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होगा ना, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ है वो निकाल दो और वो फ्रिंज विथ के बराबर आ जाएगी। तो यानी कि बीटा का फॉर्मूला लगा दो ना सीधे, लैम्डा डी अपॉन क्या होगा, बोलो डी आ जाएगा कि नहीं, याद रहेगा। डिस्टेंस सोर्स फॉलोअर सिंगल स्लिट है बेटा ये, ठीक है ना, तो सिंगल स्लिट में क्या होगा, यही मैं देखने वाला था, लैम्डा डी अपॉन ए, और वो भी 2 लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो डबल विथ का होता है। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या मिला, 2 लैम्डा बोलो 600 नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9। ठीक है, डी कितना दिया भाई लोग, 2 अपॉन ए कितना दिया है, स्लिट का सेपरेशन, स्लिट की विथ सॉरी 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। याद रहेगा कि नहीं। तो अगर उसने पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विथ, तो जल्दी समझ में आएगा। अब ये देखो कितना कंफ्यूजिंग कर दिया, उसने कहा कि दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंजेस होंगी उनके बीच का गैप बताओ, तो यही तो आपका स्लिट विथ है। स्लिट की विथ, वो सॉरी फ्रिंज की विथ आ गई कि नहीं आ गई, और वो भी सिंगल स्लिट। इसलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन को देखा था, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जल्दबाजी में आप गलती मत कर दीजिएगा, सिंगल स्लिट में डबल होती है। ओके, चलिए अगला देखिए, इन YDSC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट एट द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। क्लियर है, इनका कहना है कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर के है। पहली बात तो ये सुनो, अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ना, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये जो के लिख रहे हो ना, ये आई मैक्सिमम है, और हमने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा था कि नहीं लिखा था, आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा था। अब मजेदार बात देखो, फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है बोलो, यहां पर डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। क्यों, तो यहां पर क्या लिखोगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, कैंसिल हो गया, तो π/2 आ गया कि नहीं आ गया। क्यों भाई, कितना आ गया, π/2 आया कि नहीं आया। फिर से समझ लो, यहां पर लैम्डा था, यहां पर लैम्डा बाई 4 था। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो फॉर्मूला भी एक बार याद दिला दें। लैम्डा का मतलब होता है 360 डिग्री 2 पाई, और लैम्डा बाई 4 मतलब उसका 1/4, यानी कि π/2 का फेज डिफरेंस आ गया। अब ये π/2 होता 90, उठा के यहां रखो जरा, ये क्या मिलेगा भाई लोग, ये मिलेगा के, यहां पर के हो गया कॉस स्क्वायर, 90 का आधा करोगे तो 45 डिग्री आएगा कि नहीं। क्यों भाई, 45 डिग्री आएगा कि नहीं। अब मुझे बताओ, 45 डिग्री होता है 1/√2, स्क्वायर लगा है तो 1/2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। क्लियर है, I इक्वल्स टू k/2 आ जाएगा। तो अब बताइए क्या हो गया, आंसर सामने। क्लियर, के हो गया I मैक्सिमम, और ये /2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits आर 1 millimeter apart एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। स्क्रीन कहां रखी है,
1 मीटर अवे रखी है, ठीक। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। अब देख रहे हैं आप, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को मिला दिया, मिलाया कि नहीं। स्टार्ट इसने डबल स्लिट से किया, ठीक, और लास्ट में क्या कह रहा है कि सिंगल स्लिट अगर एक्सपेरिमेंट करें तो स्लिट की विड्थ कितनी होगी कि हमको क्या मिल जाए, बोलो 10 मैक्सिमा मिले विद इन दैट पोर्शन। याद रहेगा क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। सिंगल स्लिट पैटर्न का जो मैक्सिमा बने उसके अंदर 10 मैक्सिमा बने डबल स्लिट के। अब सुनो, डबल स्लिट का जो मैक्सिमा होगा वो लैम्डा डी अपॉन डी, ये फ्रिंज विड्थ होगी एक की, इनटू क्या लगा दोगे बच्चों, 10 लगा दोगे, इतना हो गया। और जो आपका सिंगल स्लिट का होगा सेंट्रल मैक्सिमा वो होगा 2 लैम्डा डी अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा, बोलो ये क्या होगा, 2 लैम्डा डी अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा। 2 लैम्डा क्यों बोला, क्योंकि सिंगल स्लिट में डबल होता है। तो अब यहां पर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, डी से डी कैंसिल। अब आपको क्या मिलेगा यहां से, ये मिल जाएगा 5, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए इक्वल्स टू आएगा डी अपॉन 5, ए इक्वल्स टू आ गया डी अपॉन 5, आ गया कि नहीं। अब आप बताओ डी कितना दिया है, डी हमको दिया है 1 मिलीमीटर, तो यहां से ए इक्वल्स टू कितना हो गया 1 मिलीमीटर अपॉन 5 आ गया कि नहीं, आंसर सामने लिखा हुआ, क्लियर है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अब एक और मजेदार बात, सब कुछ दे रखा है उसने, आपको लगेगा यार ऐसा है वेवलेंथ का यूज नहीं किया हमने, नहीं करना है, जो हमें जरूरी होगा ना वही तो हम यूज करेंगे, हम पूरी चीजों का यूज क्यों करेंगे, ओके। इसके बाद आइए, फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, diffraction is produced by a single slit whose width A is of the wavelength of light, D is the distance of the screen, width of the central। मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप आंसर सोचिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। ये देखो, एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट फ्रॉम एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज। अब फिर वही बात आ गई, एक क्वेश्चन और इस टाइप का आ चुका है, किसके कौन सा बन रहा है, इन्होंने क्या पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा। अब ये फर्स्ट मिनिमा के बीच में पूछ रहे हैं, याद रहेगा कि नहीं, फर्स्ट मिनिमा के बीच में, अभी हमने सेकंड मिनिमा का लगाया था, तो अब आप यहां से आंसर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद ये क्या कह रहा है, 2 slits in Young's experiment have width in the ratio 1:25, the ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference pattern। इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशो है वो पूछ रहा है क्या होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो विथ है, आप ऐसे समझो ये दरवाजा है, दरवाजा जितना बड़ा होगा उतनी इंटेंसिटी से लाइट अंदर आएगी ना, क्यों भाई, इंटेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, विथ के साथ होता है। जितनी ज्यादा विथ होती है उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी बताओ, इंटेंसिटी मिलेगी। तो सीधा सीधा रिलेशन इंटेंसिटी के साथ लगा करके, और आपने आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशो ना पढ़ा हो तो मैं बता दूं, आई मैक्सिमम आई मिनिमम का जो रेशो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो यहां पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, विथ अलग अलग है, 1:25 जो है ना, विथ का रेशो है। अब अगर विथ का रेशो अलग है तो बट नेचुरल है इंटेंसिटी का रेशो भी क्या होगा, अलग आ जाएगा। और अगर इंटेंसिटी का रेशो अलग आ जाएगा तो क्या होगा, उसी हिसाब से आपका इसका रेशो आ जाएगा, बोलो मैक्सिमा मिनिमा का भी निकल आएगा। तो A1 A2 निकाल लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता ही होता है, ये अपने को जानकारी है, लगा करके वैल्यू आएगी। ठीक, पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे आप लगाते चले जाइए। और ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रखे हैं, किसका रिलेशन किसके साथ है, अप्लाई करके करना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए, क्या है, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब आप याद करो, जब डेरिवेशन करते हो तो शुरुआत में ही साइन थीटा इक्वल्स टू जो आता है फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा अपॉन ए आता है फर्स्ट मिनिमा के लिए। और ये चीज़ वहाँ बताई जाती है, मैंने भी क्लास में बताई है कि जब एंगल छोटा होगा तब आप इस साइन को हटा सकते हो, लेकिन अगर छोटा नहीं है तो साइन हटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करोगे क्या, 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर -10, क्यों भाई, है ना। और क्या पूछ रहा है, अपॉन ए हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। हालांकि वेवलेंथ ना भी लिखते तो चल जाता। अब ये क्या कह रहा है, पहला जो मिनिमा है वो हमको मिला है कहां पर, बोलो इतने पर। और पूछ क्या रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा। तो अब मुझे बताओ कहां मिलेगा वो। तो अभी हम लोगों की बात हो चुकी है कि मैक्सिमा के लिए साइन थीटा क्या लगेगा, 3 लैम्डा अपॉन 2a होगा कि नहीं, बोलो 3 लैम्डा अपॉन 2a होगा। अब इनको दोनों को डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर जब आप डिवाइड करोगे, लैम्डा तो देखो कैंसिल ही हो जाना है, बेकार में हमने इसको लिख दिया, ए से ए कैंसिल ही हो जाना है। यहां पर क्या होगा देखो, ये ऊपर आ गया साइन का 30 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3। साइन 30 1/2 होता है, क्यों, तो साइन थीटा क्या निकला, बोलो साइन थीटा निकला 3/4 निकला। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। ये आंसर देखो डी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर एंगल छोटा नहीं है तो फिर पूरा फॉर्मूला ये लगता है साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला पूरा लगाना पड़ेगा अगर एंगल छोटा नहीं है तो। इसके बाद ये भी इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है ना, डी के टर्म्स में, ठीक है, और वैल्यू उसकी निकल आएगी डी की। और इसने पूछा क्या है ना, ये पूछ रहा है इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी क्या है, ये इस तरीके से देखो बना हुआ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कहा है कि किसी एक स्लिट के सामने कितनी इंटेंसिटी होगी, यहां पे पूछ रहा है, इस डिस्टेंस पर पूछ रहा है क्या आपकी इंटेंसिटी होगी, मतलब यहां पर कितना फेज डिफरेंस है, अगर वो तुम पता कर लो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो यहां पर फेज डिफरेंस तुम निकालोगे कैसे, पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस तुम्हारी d/2 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी d हो गई, क्लियर है कि नहीं, हो गई डी की नहीं हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक पाथ तुम्हारा ये है और एक पाथ ये है, दोनों का क्या ले लोगे, डिफरेंस। और डिफरेंस लेकर के जब तुम पाथ डिफरेंस निकाल लोगे तो उससे इंटेंसिटी निकाल लोगे। अभी मैंने आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का निकालना बताया, ओके। अगला देखो, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब यहां पर रिजॉल्विंग पावर सिलेबस से हट चुका है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का है। आप कहोगे कैसे, एक्चुअली में रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन रिजॉल्विंग लिमिट से होता था, और जो रिजॉल्विंग लिमिट होता था 1.22 λ/d होता था, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की होती है। तो यहां पर क्या है, इन्होंने रिजॉल्विंग पावर का रेशो पूछा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के कर दीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो इमेज जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में, वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। लेंस क्या करता है ना, पूरे वेव फ्रंट को डिफ्रैक्ट करा देता है। मान लो पैरेलल बीम आ रही थी, उसको ये कन्वर्ट, तो ये पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट था, इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसलिए वहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी जो विड्थ होती है उसी को हम एंगुलर लिमिट कहते हैं,
समझ में आ रहा है? उसी एंगुलर लिमिट को देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और उसका उल्टा कर दोगे तो रिजॉल्विंग पावर। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया कि कहीं अगर धोखे से वेवलेंथ के साथ उसने रिलेशन पूछा तो अपने को याद रहना चाहिए। हालांकि अब ये सिलेबस में रिजॉल्विंग पावर है नहीं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो YDSC का क्वेश्चन है, 8th ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, ठीक है ना, और 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। इन्होंने पूरे सेटअप को उठा करके कहां डाल दिया है, मीडियम में। पढ़ लेते हैं, इन YDSC परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर, इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली। एक्चुअली में वेवलेंथ बदल जाती है जब एक मीडियम से दूसरे में चले जाते हैं, तो वेवलेंथ बदल जाती है। पहले 8th ब्राइट जहां मिल रही थी, नहीं, पहले 5th डार्क जहां मिल रही थी वहां पर 8th ब्राइट मिल रही है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर करोगे क्या भाई, सबसे पहले तुम एयर में 5th डार्क लेना। 5th डार्क कैसे मिलेगी, y इक्वल्स टू 2n माइनस 1 और लैम्डा d बाय 2d होता है कि नहीं, यही तो होता है कि नहीं? तो यहां क्या करोगे भाई साहब, है 5th डार्क n इक्वल टू 1 करोगे तो पहला डार्क, n इक्वल टू 2 करोगे तो तीसरा, दूसरा, फिर तीसरा, चलता जाएगा। तो यहां पर n इक्वल टू तुम रखोगे 5, तो y इक्वल टू आएगा 9 लैम्डा d बाय 2d आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई? पहला नंबर ऑड में क्या आया, 1, फिर 3, 5, 7, नहीं समझे, पहला 1 था ना, नहीं, n की जगह यहां पर 1 रखा तो 2 माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d आया, फिर कितना आया तुम्हारा, 2 रखा तो 3 आएगा, है ना। तो ऐसे करके चलता जाएगा। जब n इक्वल टू 5, 5th डार्क फ्रिंज है ना, n इक्वल टू 5 रख दोगे तो 5 2 जा 10 माइनस क्या होगा 1। अब ये जहां पर तुमको मिल रहा है डार्क, वहीं पर तुमको 8th ब्राइट मिल रहा है, तो लगा दीजिए 9 लैम्डा d अपॉन 2d इक्वल्स टू 8 लैम्डा डैश d अपॉन d। इसमें डार्क नहीं है, ब्राइट है, ध्यान रखना, d अपॉन d कट गया। क्लियर है? अब यहां से जो लैम्डा डैश हमको मिला है वो मिला है 9 लैम्डा अपॉन 16, मिल गया कि नहीं, लैम्डा डैश। अब सुनो मेन बात, जब मीडियम बदलता है तो वेवलेंथ बदल जाती है। कैसे? यहां पर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होता है, ये होता है C1 अपॉन C2, ये होता है μ2 अपॉन μ1। तो यहां से लैम्डा 2 जो निकलता है लैम्डा 1 अपॉन μ2 1 होता है। यानी कि ये जो लैम्डा डैश है इसको लैम्डा अपॉन क्या लिख सकते हैं, बोलो, म्यू लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 9 लैम्डा अपॉन 18, लैम्डा कैंसिल तो म्यू निकला है 18 अपॉन क्या है, 8 2 जा 16 था बेटा, 18 में लिखे पड़ा हूं, सॉरी फॉर दैट। तो 16 अपॉन क्या होगा 9, 8 2 जा 16 है, कैलकुलेशन मेरी अक्सर गलत होती है, 16 अपॉन 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 9 से करोगे तो 7 आएगा, 8 से थोड़ा कम, तो 1.7 वाला जो ऑप्शन है वो ये वाला हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आंसर तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, आपने सबसे पहले तो मीडियम में डाल दिया, मीडियम में डालने से वेवलेंथ बदलेगी और उससे क्या होगा, आपकी फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ कम हो गई है, तभी तो 5 की जगह वहां पर 8 पे पहुंच गया नंबर। क्यों? यहां पर जहां 5 डार्क मिल रही थी वहां पर वो 8 ब्राइट मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये भी इंटेंसिटी का ही है ना, पोलराइड का है, सॉरी फॉर दैट, ये मेलस के लिए है, लॉ ऑफ मेलस का है। और लॉ ऑफ मेलस का फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता क्या है, दो पोलराइड होते हैं, दो पोलराइजर होते हैं, एक P1 हो गया, एक P2, दोनों के प्लेन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। बाहर जो इंटेंसिटी निकलती है वो आई है, यहां बीच में जो होती है आई नॉट होती है, तो ये इनका रिलेशन होता है। क्लियर है? टू पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो पोलराइड परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको क्रॉस्ड पोलराइड बोला जाता है। और इनकी खासियत होती है कि अगर लाइट एक से पास कराएं, दूसरे पे गई, दूसरे से बाहर, जीरो इंटेंसिटी होती है, याद रहेगा। दीज आर कॉल्ड क्रॉस्ड पोलराइड्स। अनपोलराइज्ड लाइट इज आई नॉट। अब देख रहे हो कितना चेंज कर दिया, अभी हमने आई नॉट वो लिखा है बीच में, लेकिन ये आई नॉट इसको बोल रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। इज इंसिडेंट ऑन P1, अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 P2। अब ये देखो 3 पोलराइड हो गए,
ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, सच दैट एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद P1। इनके बीच का एंगल 45, तो इनके बीच का भी क्या होगा 45। अब क्या होगा भाई लोग, यहां से I नॉट हो गया, यहां इंटेंसिटी हो जाएगी आधी। सिंगल पोलराइजर क्या करता है, इंटेंसिटी को आधा कर देता है, I नॉट बाई 2। अब क्या होगा, यहां लॉ ऑफ मेलस लगेगा, लगेगा लॉ ऑफ मेलस की नहीं, और जो इंटेंसिटी यहां आएगी, सपोज ये I1 आएगी, फिर ये बाहर निकलेगी तो I2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? लॉ ऑफ मेलस दो बार लगाइए, मैं यहां लगा दे रहा हूं, ये देखो I1 इक्वल्स टू, ये हो गया I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा I नॉट बाई 4, आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा I नॉट बाई 4 हो गया। और अगर ये I नॉट बाई 4 हो गया, तो अब ये फर्दर इसमें लॉ ऑफ मेलस लगाओ, तो दिस इज I2 इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। क्या मिला भाई लोग, ये मिला I नॉट बाई 4, और कॉस स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। आंसर कितना हो गया, I नॉट बाई 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? I नॉट बाई 8, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अगेन लगाएंगे, कॉस स्क्वायर 45 करोगे 1/2 आ जाएगा ये। अब इन्होंने पूछा क्या है, लास्ट वाली जो इंटेंसिटी है निकल के जा रही है I नॉट के टर्म्स में। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन इसी टाइप की बात कर रहा था कि आजकल इनके पूछने का थोड़ा सा चलन बढ़ गया है। 2025 में भी आए थे थोड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा टिग्नोमेट्री भी लग रही थी, ये तो सीधा सीधा है। ठीक है, अब यहां तक के क्वेश्चन बेटा PYQ के थे। अब जो क्वेश्चन है, अब ये हम आपको करा रहे हैं एग्जाम्पलर के, थोड़ा सा टेक्निकल है, हालांकि ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन है। अब जैसे ये है, यहां पर कंसीडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट ब्रूवेस्टर्स एंगल एज शोन इन फिगर। A Polaroid is placed in the path emergent ray point P and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of Polaroid। तो चार में से कौन सा होगा? देखो पहली बात तो अगर ब्रीविस्टर्स एंगल पर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये पोलराइजिंग एंगल है। ये जो लाइट है ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड होगी, आपकी ये प्लेन पोलराइज्ड होगी, और ये अनपोलराइज्ड होगी, ये अनपोलराइज्ड होगी, और ये जो निकल के गई है ये भी अनपोलराइज्ड है। समझ में आ रहा है? ये भी अनपोलराइज्ड है। जब ब्रीविस्टर्स एंगल पर लाइट आती है तो जो रिफ्लेक्टेड होती है वो प्लेन पोलराइज्ड है, बाकी जो नीचे वाली है ये अनपोलराइज्ड है। इसका मतलब ये जहां पर तुम रखने जा रहे हो पोलराइजर ना P पॉइंट पर, यहां पर जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, और अनपोलराइज्ड में पोलराइजर को रोटेट करने से जीरो नहीं होती इंटेंसिटी, हाँ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पोलराइजर लाइट को तो कम कर देगा इंटेंसिटी को, लेकिन जीरो नहीं करेगा। तो आंसर ढूंढ लो उसी हिसाब से। क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन थ्रू द पोलराइड शैल गो थ्रू अ मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइड। ये वाला आंसर लग जाएगा। क्लियर है? अनपोलराइज लाइट में, फिर बोल रहा हूं, अनपोलराइज लाइट है, पोलराइड से पास करो और पोलराइड को घुमाओ तो इंटेंसिटी क्या होती है, बोलो जीरो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जीरो तब होगी जब लॉ ऑफ मेलस लगेगा, और लॉ ऑफ मेलस पोलराइज्ड लाइट में लगता है, अनपोलराइज्ड में नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद देखो, कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विथ 10 एंगस्ट्रॉम, द इमेज सीन थ्रू द स्लिट शैल। क्या होगा? ठीक, अब यहां पर क्या होगा, पहली बात तो सनलाइट आ रही है 10 एंगस्ट्रॉम की विथ है स्लिट पे। देखो लाइट जो होती है विजिबल वाली वो आपकी 4000 से 8000 होती है, मतलब 10,000 की रेंज में ही चल रही है। इसका मतलब है अगर ऑर्डर सेम है स्लिट की विथ का वेवलेंथ के साथ, याद करो नोट्स में लिखवाया और पॉइंट्स में भी लिखा होगा, डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ के ऑर्डर की स्लिट विथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन करा देगा, और अगर ये डिफ्रैक्शन कराएगा तो जो पैटर्न आपको मिलता है वो उसी हिसाब से मिलेगा। याद रहेगा कि नहीं? तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, बोलो, इसमें जो है you will have be a fine sharp slit white in color at the center। क्लियर है कि नहीं? ब्राइट स्लिट white at the center diffusing to zero intensity at the edges। इसका मतलब है कि डिफ्रैक्शन क्या होगा, आपको बीच में सेंटर मिलेगा और फिर उसके दोनों तरफ क्या होगा, मिनिमम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा था, वो ये है थिन फिल्म वाला, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए, नहीं तो समझ लो। क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट ऑन एयर टू ग्लास स्लैब है। ये देखो, ये आपकी एक स्लैब है, ये स्लैब है, लाइट की यहां से वेव आ रही है, इसका एक पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट।
क्लियर है। दूसरा पार्ट अंदर जाएगा रिफ्रैक्ट, यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, फिर ये बाहर निकलता है। इन दोनों में सुपरपोजिशन होता है, इसके बाद हमको पैटर्न मिलता है। यही मोटी मोटी बात है। इसका एक पार्ट यहां से निकल भी जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब जरा समझिए क्या कह रहा है। विथ डी एट एन एंगल थीटा द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास एंड द बॉटम सरफेस इज। टॉप ऊपर से जो गई है ये, और जो नीचे से गई है ये, इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है? इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है? ये फेज डिफरेंस पूछ रहा है। याद रहेगा कि नहीं? ठीक, अब सुनिए ध्यान से। यहां पर एंगल बना आर, ये हो गई थिकनेस टी, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2 म्यू टी कॉस आर। ये मैंने अभी आपको बताया था, 2 म्यू टी कॉस आर होता है। क्लियर है? अच्छा, लाइट की रे जो फॉल हो रही है वो कितने एंगल पर फॉल हो रही है? थीटा एंगल पर फॉल हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखिएगा, यहां पर एन दिया हुआ है तो ये आएगा 2nt cos r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है, और यहां पर जो स्लिट की वो है थिकनेस है वो आपको डी दे रखी है। स्लिट की जो थिकनेस है ना, वो भी आपको डी दे रखी है, ध्यान रखिएगा ये डी है, 2nd और cos r। ओके, अब ये कह रहा है कि पाथ डिफरेंस इतना, ये तो हमको पता है, भी हम बताए थे फॉर्मूला। अब सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किस एंगल पर फॉल हो रही है? थीटा। तो n इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन साइन आर। तो साइन आर क्या मिलेगा? ये मिलेगा साइन थीटा अपॉन n हो जाएगा, मिलेगा। अब हमको चाहिए कॉस। हमको क्या लेना है बताओ? कॉस लेना है, कॉस आर चाहिए। कॉस आर कहां से निकालोगे? कॉस आर की वैल्यू कहां से निकालोगे? तो कॉस आर की जो वैल्यू तुम निकालोगे वो कहां से निकलेगी ये तुम सोच लो। साइन आर तुमको पता चल गया और कॉस आर तुमको चाहिए है। कॉस आर की वैल्यू कहां से निकाल पाओगे तुम? कौन सा फॉर्मूला होगा कॉस आर के लिए? तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला है वो कौन सा वाला लगेगा? कॉस आर चाहिए ना, यूनिट कॉस आर। अब यहां पर देखो, सारे आंसर देखो, आंसर भी देख लिया करो। साइन थीटा के टर्म्स में ये 2 लगा दिया है, दीज आर स्क्वायर, दीज आर स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर वाले हैं, तो एक्चुअली में ये स्क्वायर है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहां पर जो कॉस आर है सीधा सीधा है कि भाई कॉस, अगर आप आर निकालते हो तो कॉस आर इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, साइन स्क्वायर आर अंडर रूट लोगे ना, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर आर लोगे कि नहीं लोगे? तो ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहां से साइन आर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो कॉस आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1 माइनस, क्या मिला यहां पे बताओ? ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर की पावर क्या हुआ? 1/2। क्लियर है कि? ये 2 जो लिखे हैं बेटा स्क्वायर है, ये ध्यान रखना स्क्वायर है, कि जितने भी 2 लिखे हैं स्क्वायर वाले हैं, ठीक है ना। अब ये चीज हो गई, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया पाथ डिफरेंस की नहीं। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालते हो? फेज डिफरेंस का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पाथ डिफरेंस तुम उठा करके रख दोगे यहां पर, तो क्या निकल आएगा? फर्स्ट वाला आंसर देखो मैच हो रहा है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, बोलो ध्यान क्या रखिएगा, लास्ट में तुमको पाई ऐड करना पड़ेगा। यही एक समझाने वाली बात है। एक्चुअली पाथ डिफरेंस जब तुम निकालोगे तो इसी से निकलेगा, लेकिन जब तुम फेज डिफरेंस निकालोगे तो नीचे वाली जो रे है ना, एक रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा हो रहा है, और जब एक रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका मतलब है पाई और ऐड होगा। तो ये तो फॉर्मूले से निकालेंगे, इतना अलग से याद रखेंगे। खैर यहां तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इतना मैच हो रहा है तो तुम लगा दोगे, बाकी में तो 4-4 चल रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, लास्ट में एक पाई ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि नीचे वाली जो वेव है एक ज्यादा रिफ्लेक्शन करके आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें भी आगे हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोर्स इज व्हाइट लाइट, one of the hole is covered with red filter
another by blue filter। अब जैसे ही तुमने फिल्टर लगा दिए स्लिट के ऊपर तो पता क्या होता है, वहां से जो लाइट आती है वो अलग अलग कलर की निकल के आएगी। अलग अलग कलर होगी तो वेवलेंथ अलग होंगी, फ्रीक्वेंसी भी तो अलग होंगी, और अगर फ्रीक्वेंसी अलग हो गई तो कोहेरेंट सोर्स नहीं रहेंगे, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई आंसर ढूंढो, देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्यों? क्योंकि दोनों अलग फ्रीक्वेंसीज की है, और इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है भाई? फिगर शोज अ स्टैंडर्ड टू स्लिट अरेंजमेंट विद, है ना, विद इन स्लिट्स S1 S2 S3 मिनिमा पॉइंट्स, ये सब दे रखा है। देखो कुल मिलाकर के हमको करना क्या, डायग्राम को समझ के 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर देना है। जैसे पहला आंसर हमारा ऑप्शन क्या है, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन बट इट वुड बी लाइटेड, द सेकेंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, there would be single bright point on the second screen, there would be regular two slit pattern। देखिए ये स्लिट का प्लेन है, पहली स्क्रीन, ये दूसरा प्लेन स्लिट का, ये दूसरी स्क्रीन। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से गए ये कोहेरेंट सोर्स बने, यहां से लाइट यहां पहुंची, ये जब P2 पर पहुंच रही है तो ये भी तो कोहेरेंट सोर्स बनेगा। हाइगन की प्रिंसिपल याद करो, जो वेवफ्रंट होता है, वेवफ्रंट के सारे पॉइंट क्या बन जाते हैं, बोलो, नए सोर्स बन जाते हैं, तो ये फिर कोहेरेंट हो गया। अब इसके बाद ये दोनों जाएंगे इधर और इधर, अलग अलग जाएंगे, एक इधर जाएगा एक इधर। अब ये जब दोनों अलग अलग जाएंगे इसका मतलब फिर ये वही डबल स्लिट रिपीट हो गया। ये इतने पोर्शन में एक डबल स्लिट है, इतने पोर्शन में एक डबल स्लिट है, यानी कि आगे भी हमको वैसा ही पैटर्न मिलेगा जैसा पैटर्न पहले मिल रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक थोड़ा सा एक आउटलाइन ले लिया, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। पूरी थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल्स एक बार जल्दी जल्दी लगा लीजिए, फॉर्मूले सारे याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने थ्योरी की शीट इसमें अरेंज की है, अटैच की है, बाकी मैं किसी में नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें जरूरी है, खासकर मॉडर्न में और इसमें। तो मॉडर्न की जो हम बनाएंगे उसमें भी शीट्स अटैच करेंगे थ्योरी की, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।